जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए बात ये है कि हमने अभी तक जो है वो अगर आप गौर करेंगे तो हमने जो है वो वीडियो जो रिकॉर्ड की थी चैप्टर 5 के एमसीक्यूज के हवाले से, उसमें वीडियो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5th है। वीडियो 5th वन में मैं कवर करना चाह रहा हूँ एमसीक्यूज नंबर 81 से लेके 100 तक, जो कि सेट हमने चूज किया था प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इसको हम चूज करते हैं। इसमें इस चीज का ख्याल रहे कि ये एमसीक्यूज जो मैंने कहीं से लिए हैं तो उसका रेफरेंस मौजूद है, चाहे वो आईकब के पास पेपर है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के हैं, और बाकी जो है वो मेरी अपनी इनोवेशन है। लिहाजा कोई भी शख्स इसे कॉपी करते वक्त इसका ख्याल रखे कि कॉपीराइट वायलेशन होगा और इसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरे प्रिंटेड मटेरियल का हिस्सा है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो इस चीज के ऊपर। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन जो है फिक्स कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन द फिक्स कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट। देखिए लॉन्ग रन में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, इसलिए कि लॉन्ग रन में तो सारी कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है, लिहाजा ये प्रिवेल ही नहीं करता। वेरिएबल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन, लिहाजा यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉन्ग रन में तमाम फैक्टर इनपुट वेरिएबल है, लिहाजा सारी की सारी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल हो जाती है। इसलिए हम बी सी ऑप्शन को चूज करेंगे आप, और ए और बी को रिजेक्ट करेंगे। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 82 की। एक कंपेटिटिव फर्म विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट द आउटपुट वेयर। देखिए एक जो फर्म है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, कहाँ पे करती है? तो यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया आपको जरा आगे बढ़ के देखना पड़ेगा। देखिए आम तौर पे आप सिर्फ ये जानते हैं कि जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करती है, डेट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी तक आपको शायद यही बात पता है, लेकिन आप जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू कर्व जो होता है वो 45 डिग्री एंगल लाइन की तरह बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ता है, क्योंकि प्राइस सेम होती है। तो हर यूनिट उतने ही पैसे ऐड करता है या उतने ही रुपए ऐड करता है जितनी की उसकी प्राइस है, इसलिए फिक्स रेट से बढ़ता है। तो टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो कॉस्ट कर्व होता है वो एस शेप होता है। टोटल कॉस्ट कर्व एस शेप होता है, ये भी आप कॉस्ट कर्व में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आमतौर पे होता ये है कि जो स्टूडेंट्स की समझ में आसान या फैक्चुअल बात आती है वो ये है। तो स्टूडेंट को जो आम फहम सी बात समझ में आती है वो यही है कि जनाब सूरत हाल ये है कि जहाँ पे आपका जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को, जो कि आपका एवरेज रेवेन्यू भी है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो कोई शक नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है और आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसकी एक और एक्सप्लेनेशन भी बनती है, वो क्या? इसकी जो दूसरी एक्सप्लेनेशन बनती है वो ये है कि ये वो पॉइंट होता है जहां पर के अगर मैं कहूँ कि एक टोटल रेवेन्यू कर्व को टोटल कास्ट कर्व उस वक्त कट करता है जब वो उससे ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, जब वो उससे ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। यानी मैं इस पॉइंट को यहाँ ले जाता हूँ तो पॉइंट तो दोनों सेम बनेंगे, लिहाजा जो आपका टोटल कास्ट कर्व है वो नीचे आकर ऊपर की तरफ जा रहा होता है। यानी इसका मतलब ये है कि इसके आगे नुकसान शुरू हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा होगी और रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट को नीचे हम MC इक्वल MR कहते हैं, और ऊपर वाले डायग्राम में हम कहते हैं कि जो फर्स्ट ब्रेक इवन है उसके बाद प्रॉफिट फैक्टर के एलिमिनेट होने के बाद का ये जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं ये है MC इक्वल MR। तो लिहाजा इस हवाले से अगर देखा जाए तो ऑप्शन द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट इज हाईएस्ट। तो देखिए यहाँ पे तो अभी प्रॉफिट बढ़ रहा होता है, लिहाजा ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते। बी ऑप्शन है प्राइस इज हायर देन द एवरेज टोटल कास्ट बाय द लार्जेस्ट। तो एवरेज टोटल कास्ट के साथ प्राइस कंपेयर नहीं होती, प्राइस कंपेयर होती है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के साथ। नहीं, मैं गलत बोल गया, सॉरी। तो हम कहते हैं प्राइस इज हायर देन द टोटल
एवरेज कॉस्ट। तो ऐसी सूरत में भी अभी मुनाफे का फैक्टर जो होता है वो भी मैक्सिमाइज हो रहा होता है। तो अभी यहाँ पे नहीं हम लेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आर एग्जैक्टली इक्वल। जैसे इस पॉइंट पे है कि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों इक्वल हैं, और जो टोटल कॉस्ट है मूविंग फ्रॉम बिलो, ये नीचे की तरफ से आ रही है, लिहाजा ये पॉइंट बेशक आधा लिखा है लेकिन करेक्ट पॉइंट यही बनता है। लेकिन जो हमारा बी सी पॉइंट हमने चूज कर लिया ना, दैट्स अ एग्जैक्ट पॉइंट फॉर द इट्स आंसर। लेकिन अगर आपके जहन में फिर भी कोई वहाम रह जाए अबाउट द पॉइंट बी, जो जिसको मैं थोड़ा सा गलत एक्सप्रेस कर रहा था, तो अगर फर्ज कर लीजिए ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम गैप है, तो आप यहाँ पे तो नहीं ना इसको इक्विलिब्रियम कंसीडर करते। इक्विलिब्रियम तो आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं जहां गैप मैक्सिमम है। अभी उससे आगे भी काफी यूनिट ऐसे मौजूद हैं जहां पे आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट लेस होती है मार्जिनल कॉस्ट से। तो देखिए ये कौन सा पॉइंट होता है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, और ये जो है आपकी फर्ज कर लीजिए ये आपकी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट है। दिस वन इज योर मार्जिनल कॉस्ट। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ बोथ। तो अब बात करते हैं कि जब एवरेज कॉस्ट लेस होती है मार्जिनल कॉस्ट से, तो वो ये वाला पॉइंट हुआ ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एन इंक्रीज इन द आउटपुट वुड कॉज एवरेज कॉस्ट टू राइज, कि जब आप मजीद यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो एवरेज कॉस्ट जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए ये बढ़ रही है इस पॉइंट के ऊपर। फिक्स कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग, फिक्स कॉस्ट कभी राइज नहीं करती, वो तो यूं करके गिरती चली जाती है एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। या वो एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट है तो वो इस तरह स्ट्रेट लाइन रहती है, आपको पता ही है। एसी फॉल्स नहीं, एसी फॉल नहीं करेगा। जब मार्जिनल कॉस्ट से कट कर चुकी है अब आगे उसने राइज ही करना है, और शुड नॉट प्रोड्यूसर्स बियॉन्ड द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, को उसको उससे आगे जाना नहीं चाहिए। ये एक दूसरा मामला है, बिहेवियर कॉस्ट का अलग मामला है। क्वेश्चन 84, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व किस शक्ल का होता है। तो अगर आप कहें कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो किस शक्ल का होता है, तो बना के देख लेते हैं भाई। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इस शक्ल का होता है, आप बना चुके हैं पहले, तो इसमें से ऑप्शन ले लीजिए, तो आप यही कहेंगे ये यू शेप होता है। क्वेश्चन 85, ड्यूरिंग द परफेक्ट कंपटीशन फर्म वुड अर्न नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन, तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, किस सूरत में अर्न करेगी नॉर्मल प्रॉफिट, शाबाश। इट विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी कब जी, जब ये हमारा रेवेन्यू एंड कॉस्ट हो जाए इस तरफ आउटपुट हो जाए, ये हमारा AR भी है और MR भी है। हम ये जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ पे कट करता है, मार्जिनल कॉस्ट कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू को, ये हमारी आउटपुट डिसाइड होगी, ठीक है जी। लाइन जरा टेढ़ी है, कोई मसला नहीं, बस हमें समझाना ही है आपको। अच्छा जी तो ये आपका एवरेज कॉस्ट है। अगर ये यहाँ पे आ जाए तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। तो ड्यूरिंग द परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म वुड अर्न नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन, तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा होगा। बहुत गलत बात है, वो तो उसके बराबर हुआ पड़ा, या उससे कम होगा, ये भी गलत हो गया। प्राइस और MP बराबर होंगे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट अलग चीज है, ये MP और जी मार्जिनल रेवेन्यू अलग चीज है, लिहाजा ये भी नहीं होगा। तो नन ऑफ अबव की ऑप्शन पिक कर लेते हैं। 86, डिमांड कर्व इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज relatively flatter than monopoly. Yes, it is relatively flatter than monopoly. स्टीपर नहीं हो सकती, ठीक है। नेगेटिवली स्लोप एज सेम एज मोनोपोली नहीं हो सकती, क्योंकि आप याद रखिए कि जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन का AR है, फर्म्स इंडिविजुअल डिमांड का, वो इन्फिनिटी लॉस्टिक, जिसको आप MR भी डिक्लेयर करते हैं,
तो ये इन्फिनिटी इलास्टिक होता है, और जो मोनोपोली का होता है वो ज्यादा गहरा होता है, AR, और इसी को आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू आमतौर पे इसके नीचे प्रिवेल करता है, मैंने कहा था रिवर्स चिमटा नुमा शक्ल होती है इसकी, और जो आपका ये लाइन है ये इन दोनों के दरमियान में आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, यानी रिलेटिवली अबव है मोनोपोली से और बिलो है परफेक्ट कंपटीशन से। तो ये इसकी शक्ल बनती है, लिहाजा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन माना जाए। क्वेश्चन 87 है, a market with few entry barrier and with many firms that sell differentiated प्रोडक्ट भी differentiated हो, प्लेयर भी ज्यादा हो, और कुछ एंट्री के ऊपर रुकावटें भी हो, तो ये यकीनी तौर पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। स्ट्रिक्ट किस्म की बैरियर मोनोपोलिस्ट लगाता है और प्योर कंपटीशन में कोई बैरियर नहीं होती। ओलिगोपोलिस्ट के अंदर बैरियर जरा थोड़े ज्यादा हार्ड होते हैं, तो यहाँ पे तो जस्ट अ फ्यू है, लेकिन फिर ये भी बात है कि ओलिगोपोलिस्ट में प्लेयर भी थोड़े होते हैं, यहाँ पे तो मेनी फर्म है, लिहाजा ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की ही बात हो रही है। क्वेश्चन 88, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द सेलर्स आर, देखिए टू नहीं हो सकते, आ फ्यू नहीं हो सकते, ठीक है, तो इट कैन बी वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। द फॉलोइंग इंडस्ट्री ऑफन इज अ नेचुरल मोनोपोली, इसमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो नेचुरल मोनोपोली होती है? देखिए आम तौर पे जब आप इसकी रीजन फाइंड आउट करते हैं तो वो है ऐसी फर्म जो कि आप ये कह सकते हैं, तो हमने इसके अंदर सिगरेट इंडस्ट्री को चूज नहीं किया, हमने इसके अंदर जो है वो जो है आपकी पब्लिशिंग इंडस्ट्री को चूज नहीं किया, हमने ड्रग इंडस्ट्री को चूज नहीं किया, तो हमने इनमें से कुछ भी चूज नहीं किया, हमने चूज किया इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री। वजह ये कि जब हम इसको गूगल पे जाके देखते हैं तो गूगल से पता चलता है कि एन इलेक्ट्रिक कंपनी इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल मोनोपोली वंस gigantic फिक्स कॉस्ट, कि इसकी एक बहुत बड़ी फिक्स कॉस्ट होती है विद पावर जनरेशन। तो वो तमाम कंपनियां जो कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बेयर करती हैं, यानी उन्हें बनाने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, हम उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट या जहाँ आप कह सकते हैं कि उसकी फिक्स कॉस्ट इन द बिगिनिंग बहुत ज्यादा बेयर करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप सीमेंट इंडस्ट्री की मिसाल ले सकते हैं, रेलवे सिस्टम की मिसाल ले सकते हैं, एयरलाइन की एग्जांपल ले सकते हैं, इसी तरह आप पावर सेक्टर की मिसाल ले सकते हैं कि फर्म को पहला यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या पहला यूनिट बिजली का बनाने के लिए बहुत बड़ा डैम बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा एडिशनल कैपिटल स्टॉक लाना पड़ता है, तो लिहाजा इसकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो जितनी भी फर्म्स की इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, यानी पहला यूनिट बनाने से पहले करोड़ों अरबों डॉलर्स की उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, हम उन्हें कहते हैं कि नेचुरल मोनोपोलीज हैं, चूंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को दूसरा ला नहीं सकता और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो हम इनको नाम यानी जो नोमेनक्लेचर के एतबार से है, अब जाहिर है वो मैंने तो नहीं बनाया, तो पहले से बन चुका है, तो हम इसे कहते हैं ये है आपकी नेचुरल मोनोपोली। लिहाजा अब आइंदा कोई भी एमसीक्यू आएगा तो पूरी तौर पे आपने जान लेना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज्यादा है तो हम उसको नेचुरल मोनोपोली कह सकते हैं, और उसके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल है गाइगेंटिक फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। क्वेश्चन 90, अंडर परफेक्ट कंपटीशन राइवलरीज, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो राइवलरी होती है उसके एतबार से देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज इम्पर्सनल। तो ये जरा कुछ थोड़ा सा नॉन इशू लेंगे, वेरी पर्सनल एंड डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग इसमें होती कोई नहीं है, तो इसलिए इसको भी गलत कर देते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस एब्सेंट सिंस फर्म्स कॉपरेट, तो फर्म जो है वो कॉपरेट करती है, तो ये क्या है जी, ये आप ये कह सकते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस एब्सेंट सिंस, तो इसके अंदर राइवलरी नाम की कोई चीज नहीं होती, नॉन एग्जिस्टेंस होती है इसकी। उसकी वजह यह है कि फर्म जो है वो तो आमतौर पे प्राइस टेकर होती है,
जो फैसला इंडस्ट्री कर देती है या मिलकर तमाम सेलर एक डिमांड सप्लाई की बुनियाद पे कर बैठते हैं, मार्केट में हो जाता है, आपको उसी के एतबार से चलना होता है। लिहाजा आप इसके अंदर कोई बड़े 30 मार खानी नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसा चक्कर है ही नहीं, तो नॉन एग्जिस्टेंस। अब आ गई क्वेश्चन 91 की बारी। क्वेश्चन 91 पे जल्दी से चलते हैं जनाब, कंप्यूटर साहब ले चलिए। मोनोपलीज अराइज एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, मोनोपलीज क्यों राइज होती है, किस कॉन्सिक्वेंस के नतीजे पे होती है। अगर पेटेंट राइट दे दिए एक कंपनी को कि ये प्रोडक्ट आपने ही बनाना है तो मोनोपलीज बन जाएगी। अगर कंट्रोल हो जाए सप्लाई पे ऑफ बेसिक इनपुट तो भी मोनोपोली बन जाएगी, किसी के पास ना इनपुट होगी ना वो प्रोडक्ट बना सकेगा। और फ्रेंचाइजिंग नेटवर्क भी कंट्रोल कर लिया जाए तो भी ये मोनोपोली बन सकती है। 92 क्वेश्चन ये है कि ए मोनोपोलिस्टिक फर्म विल एक्सपैंड इट्स आउटपुट व्हेन, एक मोनोपोलिस्टिक फर्म अपनी आउटपुट को एक्सपैंड करती है कब, जबकि आप ये कहते हैं कि जनाब मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड द मार्जिनल कॉस्ट, तो ऐसी सूरत में एक्सपैंड करती है। आपके ज़हन में आएगा सर ये कैसे बात कह रहे हैं, अभी बात कर लेते हैं तफसील से। देखिए बात ये है कि अगर हम कहें कि ये हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट है इस तरफ, यहाँ पे हमने यूनिट्स ऑफ आउटपुट लिए हुए, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू भी है और ये आपकी यहाँ पे आ जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक हो गई जी बात। हम ये कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसको यहाँ पे कट करके ऊपर चला जाता है, तो इसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये बन गया। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आपका जो है, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ये, तो ये आपकी आउटपुट डिसाइड हो गई और ये आपकी प्राइस डिसाइड हो गई, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। तो अब ये कहता है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो एक्सपेंड करेगा आउटपुट को, कब तक एक्सपेंड करेगा, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड करेगा मार्जिनल कॉस्ट से, यानी मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा रहेगा मार्जिनल कॉस्ट से, यानी इस पॉइंट पे भी एक्सपेंड करेगा। ठीक है जी। और जनाब जो है वो इस पॉइंट पे भी एक्सपेंड करेगा, इस पॉइंट पे भी एक्सपेंड करेगा, यानी बढ़ाता रहेगा बढ़ाता रहेगा बढ़ाता रहेगा अनटिल अनलेस उसका एम सी और एम आर आपस में बराबर ना हो जाए। जब तक उसका ये रहा ना, उसका मार्जिनल रेवेन्यू जहां मैं ग्रीन डॉट्स दे रहा हूँ ये मार्जिनल रेवेन्यू है, तो मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है और ये मार्जिनल कॉस्ट है जो कम है। तो जब तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है उसके मार्जिनल कॉस्ट से वो आउटपुट बढ़ाता रहेगा, और जब बराबर हो जाएंगे वो रोक देगा। लिहाजा ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है ये वाला। क्वेश्चन 93, इन ओलिगोपोलिस्ट या इन ओलिगोपोली मार्केट सेलर्स आर, तो सेलर्स आर आ फ्यू, हमने कहा था 5 हो सकते हैं 10 हो सकते हैं, 4 की लिमिट नहीं हो सकती, सम की लिमिट नहीं हो सकती, लार्ज नंबर तो जाहिर है कि इसमें होता ही नहीं, हो तो मोनोपोली आप पे हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन में। क्वेश्चन 94, मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज करेक्टराइज्ड बाय, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है वो करेक्टराइज्ड की जाती है बाय वन सेलर, इसके अंदर सिर्फ एक सेलर होता है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर तो हो तो फिर तो वो परफेक्ट कंपटीशन बन गया, थाउजेंड्स ऑफ तो फिर ना ही लीजिए। क्वेश्चन 95, if in a market the seller is charging different prices for the same product, यानी प्रोडक्ट सेम है प्राइसेस डिफरेंट चार्ज कर रहा है, तो आपके ذहन में कौन सा मॉडल आता है, बिल्कुल ठीक, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जाए तो हम इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं, बल्कि उसकी डेफिनेशन ही लिखी हुई है। ए मोनोपोलिस्ट गेन्स मोर इफ, एक मोनोपोलिस्ट ज्यादा गेन करेगा, velocity of demand of his product is low comparatively, velocity of demand is low comparatively, कि जो velocity of demand है वो comparatively लो हो जाए। ठीक है जी, तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो क्यों, कि अगर इसका डिमांड कर्व जो है वो इनइलास्टिक हो जाए, फर्ज कीजिए यूं इनइलास्टिक हो जाए, ये इनइलास्टिक हो गया, आप ये जानते हैं इस तरफ प्राइस है इस तरफ आपकी आउटपुट है, तो आप प्राइस जितनी भी बढ़ाएंगे आपको रेवेन्यू में खातिर ख्वाह इजाफा मिलेगा। जाहिर है प्राइस के बढ़ाने से आपका रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, लेकिन कस्टमर जो छोड़ के जाएंगे उनकी तादाद बहुत कम होगी
और कीमत कई गुना आप ज्यादा चार्ज कर सकेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ ये एरो देखिए, प्राइस वाली साइड पे एरो कितना बड़ा है और दूसरे क्वांटिटी वाली साइड पे देखिए एरो कितना छोटा है। तो ये एरो क्लियर कर रहा है कि जनाब आप जो है वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर प्राइस जो है, आपकी जो डिमांड है सॉरी, वो लॉसिसिटी के एतबार से कंपैरेटिवली लो हो जाए। तो ये ऑप्शन चूज कर लीजिए बेफिक्र होकर। क्वेश्चन 97। क्वेश्चन 97 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी द इनकंसिस्टेंट विद द नोशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसमें कौन सा ऐसा है जो नोशन ऑफ यानी परफेक्ट कंपटीशन की सूरत से इनकंसिस्टेंट है यानी एक्सेप्शन है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ये तो होनी चाहिए। फ्री एंट्री होती है। कंप्लीट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, एक फैक्टर प्रोडक्शन को एक इंडस्ट्री से दूसरी में आसानी से आप मूव कर सकते हैं, ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक शामिल है। लिहाजा नन ऑफ अबव की ऑप्शन आपको लेनी पड़ेगी। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके कैरेक्टरिस्टिक से मैच ना करता हो। अच्छा जी, अब आ जाए आप 98 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इन इलास्टिक डिमांड का, इन इलास्टिक नहीं, यहाँ पे तो इंफिनिटी इलास्टिक डिमांड का होता है। इनका डिमांड का तो इस तरह का होता है, एम आर इक्वल्स टू ए आर, इस इंडिविजुअल डिमांड का होता है। इसको आप इंफिनिटी इलास्टिक डिक्लेयर कर चुके हैं, लिहाजा ये तो नहीं होगा। और चूंकि हमें वही चूज करना है जो नहीं होगा, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। सिंगल प्राइस होती है, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, मेनी बायर्स भी ठीक होगी बात। तो आप ए ऑप्शन लेंगे। क्वेश्चन 99। A driver wishes to buy gasoline and have her car washed. She finds the wash cost $3 and buy 19 gallons at $1 each. यानी एक कार वॉश और 19 गैलन उन्होंने लिया पेट्रोल, तो ये बन गया उनका 3 + 19 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ यूनिट 22। बट डेट इफ शी बायस 20 गैलन द कार वॉश इज फ्री। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो 20 गैलन पेट्रोल लेती हैं विद कार वॉश, तो ऐसी सूरत में उन्हें सिर्फ $20 पे करने पड़ेंगे, क्योंकि कार वॉश का कोई पैसा नहीं होगा। तो अब पूछ कह रहे हैं, कहते हैं दस द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 20th गैलन ऑफ गैस। तो 20th गैलन ऑफ गैस की मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? तो यहाँ से यहाँ आके इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, अगर ये मेरी टोटल कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट होती है ए चेंज इन टोटल कॉस्ट, ए चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट। तो एडिशनल यूनिट की वजह से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है वो मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ से यहाँ जो चेंज आता है उसके लिए आप इस वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू माइनस करेंगे, चेंज आ जाएगा और वो है -2। तो -2 जो है वो आपकी आ जाएगी क्या जी? मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हो गया जी अब क्वेश्चन 99। अब चलते हैं क्वेश्चन 100 की तरफ। क्वेश्चन 100 क्या है जी? क्वेश्चन 100 है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टाइप्स has all firms selling products so identical that buyer do not care from which firm to buy। यानी इतना प्रोडक्ट सिमिलर है कि वो किसी से भी खरीद ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी प्रोडक्ट होमोजीनियस है। और आप ये सब बच्चे जानते हैं कि होमोजीनियस की शर्तें पूरी करता है वो है मॉडल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन जो है मॉडल बनेगा। तो 100 हो गए जनाब। तो ये हमारी 5th वीडियो है। 6th वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।